तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित प्रकाश 10वीं क्लास के लेसन 12 गोलक के बारे में। गोलक के ऊपर वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने बारीकी से आहिस्ते आहिस्ते करके सॉल्व किया था, समझा था और आशा करते हैं कि आपने उन सभी वीडियोस को अच्छे से देखा और समझा होगा। और अगर आपने अभी भी उन वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस के लिंक को देख सकते हैं और उन लिंक को क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, जिनको देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया होगा। और अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से देख चुके हैं तो ये वीडियो भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि सबसे आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार से समझना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के इस क्वेश्चन को। एक धातु के पत्थर से तैयार दो खोखले गोलकों का व्यास 21 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर है, मतलब वो खोखले गोलक है। वहाँ पे इसके सिर्फ हम लोग संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को ही देख सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों गोलकों को बनाने में जितने परिणाम में धातु लगेगा उनका अनुपात ज्ञात करें। तो जो धातु को हम लोग बनाएंगे, जहाँ धातु के गोलकों को जब हम लोग बनाएंगे तो इसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल पर ही काम किया जाए, क्योंकि उसी से गोलक को बनाना है। गोलक तो खोखला है हमारा, इसीलिए आपको इसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से ही काम लेना है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं कि किस प्रकार इसको बनाना है। आते पहले अपने कॉपी पे समझते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को बनाना किस प्रकार है। क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये जो गोल आकृति मैंने बनाई ये वो गोलक है, थोड़ी सी तेरी मेरी बन चुकी है। और गोलक में दो चीज़ों को बताया जाए। जो गोलक ये खोखला है, यानी कि इसके केंद्र से ये जो आधा भाग होगा ये खाली होगा। काम जो हो रहा है इसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल पर हो रहा है। और इस खोखले गोलक को तैयार करने के लिए इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक और खोखला गोलक है, उसका भी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। खोखला गोलक कुछ इस प्रकार होते हैं जिसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल पे काम होता है। तो एक और खोखला गोलक है जिसके ऊपरी परत यानी बाहरी परत को बनाने में पाई आर स्क्वायर लग रहा है। इसके आपको अनुपात को बताना है। तो आपको सब कुछ दे दिया, आपको बता दिया गया है कि इस खोखले गोलक को बनाने में कितना व्यास लगा और इस खोखले गोलक को बनाने में कितना व्यास लगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को बाहर निकालना। तो चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले लिखेंगे पहले खोखले गोलक का अर्धव्यास। यहाँ पे व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया पहले खोखले गोलक का अर्धव्यास। अब हम लोग निकालेंगे पहले खोखले गोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, क्योंकि उसी पर तो बन रहा है ये खोखला गोलक। पहले खोखले गोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। खोखला गोलक का अर्धव्यास हमने निकाल लिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लेंगे। 4 यानी 4 पाई का मान आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आर का यहाँ पे अर्थ होता है 10.5 इंटू 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे दूसरे खोखले गोलक का अर्धव्यास। जो यहाँ दिया गया है, व्यास दिया गया है 17.5। इसको 2 से जब हम लोग भाग करेंगे तो निकल जाएगा अर्धव्यास। तो हमारा अर्धव्यास निकलेगा 8.75 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे इस दूसरे खोखले गोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल।
सेम वही निकालने का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। 4 आया फॉर्मूला से, पाई आया फॉर्मूला से, और यहाँ पे आर का मान होगा 8.75 और 2 बार स्क्वायर है तो 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि अब हमने दोनों के अर्धव्यास को मतलब संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकाल लिया है, पहले खोखले गोलक का भी और दूसरे खोखले गोलक का भी, तो अब हमें निकालना है दोनों खोखले गोलकों का अनुपात। तो इसी तरह से अनुपात निकाला जाएगा। दोनों खोखले गोलक को बनाने में लगे धातु का अनुपात हो जाएगा दोनों का संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का अनुपात। पहला था हमारा 4 इंटू पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5, जबकि दूसरा था, इसको बटा में भी लिखा जा सकता है, 4 इंटू पाई इंटू 8.75 इंटू 8.75। जब इसको काटा जाएगा, देखिए 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो इस दशमलव को हम लोग हटाएंगे। यहाँ का दशमलव ऊपर चला जाता है, नीचे वाला दशमलव ऊपर चला जाता है। 2 अंक के पहले दशमलव यानी ऊपर जाएगा तो होगा 100, यहाँ से ऊपर जाएगा तो होगा ये दशमलव 100। ऊपर का दशमलव हट के नीचे आती है, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये दशमलव हटेगा तो यहाँ जाएगा 10। 1 0 से और 1 0 से ये 100 खत्म हो गया। अब 105 7 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़े में 21 टाइम्स, और ये 5 के पहाड़े में 175 टाइम्स आता है। सेम ये भी 21 टाइम्स और 175 टाइम्स आता है। अब यहाँ पे 25 के पहाड़े से इसको लिए जाया जाए तो ये 25 के पहाड़े में 7 बार में आएगा, और ये 25 के पहाड़े में 4 बार में आएगा। 7 से 21 कटेगा 3 बार में, और सेम यहाँ पे भी यही होगा। 21 कटता है 7 से 3 बार में, और ये कटेगा 7 से 7 दूनी 14 और 7 5 35 25 बार में। इस तरह से ऊपर में बचा 3 तरीके 9 और 9 चौके 36, और नीचे में बचता है 25। इसको हम लोग लिख बाई 25 यानी 36:25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बटे को अनुपात में लिख के दिखाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया है कि नए गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल पहले गोलक का आधा है। यानी कि धातु के गोलक को काट दिया गया है और काट कर एक नया गोलक तैयार किया गया है। तैयार किए गए जो गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल है वो पहले वाले गोलक का आधा हो गया है। तो कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक के आयतन का अनुपात आपको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आते हैं कॉपी में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 12 को। सबसे पहला काम हमें करना होगा, हमें मान लेना होगा जो मेन हमारा गोला था, हमारा गोलक था, उसका अर्धव्यास बराबर कितना है मान लेते हैं। माना धातु के गोलक का अर्धव्यास बराबर r इकाई। अब निकाल लेते हैं धातु के गोलक का आयतन जो होगा 4/3 पाई r³ घन इकाई। अब निकाल लेते हैं धातु के गोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 4 पाई r² वर्ग इकाई।
ये निकाल लिया हमने धातु का जो मेन गोलक था उसका अर्धव्यास, धातु के मेन गोलक का आयतन और धातु के मेन गोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल या बोलिए कर्व सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग अब पता करेंगे जो भाग काट लिया गया उसका अर्धव्यास। इसके लिए हम लोग फिर से मानेंगे, माना नए गोलक का अर्धव्यास बराबर r इकाई। इसी प्रकार नए गोलक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ घन इकाई। और इसी प्रकार से नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4 पाई बड़ा वाला r² वर्ग इकाई। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हमने अभी भी क्वेश्चन पढ़ा था कि जो धातु का गोलक था उसको काटकर जब नया गोलक तैयार किया जाता है तो उस नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल उस पुराने वाले गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसी बात को हम लोग प्रश्नानुसार में ले जाएंगे और इस r के वैल्यू को पता करेंगे। r का वैल्यू क्या होगा हमारा, पता करते हैं प्रश्नानुसार में जाकर। यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्या कहा गया था कि ये जो गोलक है का वक्रतल का क्षेत्रफल है, नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पुराने वाले वक्रतल के क्षेत्रफल का ये आधा है। ये आधा है तो इसको भी आधा करना होगा, यानी यहाँ पे 2 से भाग करना होगा। तो हमने इसको 2 से भाग कर दिया क्योंकि ये आधा था तो इसको भी आधा कर दिया। अब दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। इस प्रकार r² छोटा r/2। और जब इस r के ऊपर से स्क्वायर को उठा के उधर फेंकेंगे हम लोग तो इन दोनों के ऊपर रूट चढ़ेगा, r² हो जाएगा, जिसमें से r² में है तो वो बाहर आ गया और 2 के ऊपर रूट चढ़ गया। तो बड़े r का मतलब वैल्यू निकल के आ गया पाई r/√2। अब हम लोग निकालेंगे नए गोलक के आयतन को दोबारा। इस प्रकार नए गोलक का आयतन क्या होगा, 4/3 का 4/3 पाई का पाई और r³ लिखते। r³ का वैल्यू कितना पता चला हमें, r/√2 का होल क्यूब घन इकाई। अब इस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। 4/3 का 4/3 पाई को नहीं तोड़ते हैं, पाई को वैसे ही रखते हैं। और जब r के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा तो हो जाएगा r³ और √2 के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा तो √2 × √2 इसमें से 2 को रूट बाहर निकल के 2 बन जाएगा और 1 रूट रह जाएगा, यानी हो जाएगा 4 पाई r³ और नीचे में हो गया 3 और यहाँ पे 2 √2 जो हो जाएगा। तो अब जब नए गोलक का आयतन निकल चुका है तो इस आयतन को थोड़ा सा यहाँ बदलाव करना होगा। यहाँ से √2 को नीचे से हटाना होगा, क्योंकि जब तक √2 को नीचे रखेंगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। तो इस √2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है अगर नीचे में √2 है तो अगर हम यहाँ पे एक और √2 को गुना कर देते तो √2 बाहर निकल के 2 में बदल जाएगा और इस यहाँ पे √2 लगाने के लिए वह ऊपर में भी √2 लगाना पड़ेगा, यानी कि 4 पाई r³ 3 × 2 √2। जब इसको हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी एक √2 अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर में 4 है, पाई है, r³ है, सबके बीच में गुना है और ये √2 है। नीचे में 3 है, 2 तो बाहर निकला हुआ ही था और 2 से 2 को जब √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा,
इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, फिर इस 2 से 2 कट जाएगा पूरी तरह से। तो नीचे में 3 बचा सिर्फ, और ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचता है √2 पाई r3, यानी √2 आगे चला जाएगा, पाई और r3, और नीचे में 3 बच गया घन इकाई। इस प्रकार हमें जो नए गोलक का आयतन मिला वो हो गया √2 पाई r3 घन इकाई, /3 घन इकाई। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग निकालेंगे बचे हुए गोलक का, बचा हुआ जो अभी आयतन है उसको निकाला जाएगा। तो हमारा पहले का जो आयतन था वो था 4/3 पाई r3, और जो हमारा नया आयतन निकला वो है √2 पाई r3/3। ये दोनों आयतन, ये पहले वाला आयतन और ये नया वाला आयतन, दोनों आयतन को आपस में जब घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा बचा हुआ गोलक का आयतन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों जगहों पर इस 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × √2 × √2 पाई r3, क्योंकि 4 2 बार 2 गुने 2 के गुना से बना, और 2 बार 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, समझने के लिए बस बता दे रहे आपको, और माइनस का निशान √2 पाई r3/3, और दोनों जगहों पे देखिएगा तो कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। इसको इस प्रकार से लिखे बिना हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो हम यहाँ पे एक √2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, तो एक और पाई बाहर निकाल ली, यहाँ पे r3 और यहाँ भी r3, तो r3 बाहर आ गया, √2 पाई r3, √2 पाई r3 बाहर आ गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, इस जगह पे बच गया 2 और √2, और यहाँ माइनस का निशान, इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे 1 बच गया। इस प्रकार से जो बचे हुए गोलक का आयतन है वो इतना घन इकाई है। आपसे क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप याद करिए क्वेश्चन को, आपसे पूछा गया था कि बचे हुए गोलक और नए गोलक का आयतन क्या होगा, तो बस हमें वही निकाल के इसको बता देना। हमारे पास दोनों आयतन अब आ चुके हैं, बचे हुए गोलक का भी आयतन है और नए गोलक का भी आयतन है, तो उसको लिख के हम लोग आंसर बता देंगे। कटे भाग और शेष गोलक के आयतन का अनुपात। कटा भाग कौन सा है, तो ये हमारा कटा भाग हो गया, और शेष गोलक का भाग, दोनों के आयतन के अनुपात को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कटे भाग को। कटा भाग हमारा था √2 पाई r3, और इस 2 का निशान, और शेष गोलक जो हमारा था ये अभी ऊपर निकला है, यानी √2 पाई r3/3 × 2√2 - 1। यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा और यहाँ से पूरा का पूरा कट गया, इस साइड में कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ बचा 1:2, यहाँ पे बचा है 2√2 - 1, और आंसर हमारा यही होगा। अनुपात में कोई इकाई नहीं होता, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होता है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ नया और अच्छा सीख सकें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।